आज के इस एक्सप्लेनर में हम साहित्य के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं और वो है कविता में छिपे हुए संदेशों की खोज। जब भी कोई कविता पढ़ी जाती है तो क्या सिर्फ सामने लिखे शब्द ही सब कुछ होते हैं या फिर उनके पीछे कोई ऐसा जादू छिपा है जो एकदम से चमत्कृत कर देता है? बस यही ध्वनि सिद्धांत का पूरा सार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और परीक्षा के नजरिए से इसे डिकोड करते हैं। इस सेशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। हम ध्वनि सिद्धांत के इंट्रोडक्शन और उसके कोर कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर कविता की 3 अलग-अलग कैटेगरीज और कुछ बेहतरीन क्लासिक एग्जाम्पल्स को समझेंगे। इसके बाद हम इसके थोड़े जटिल उपभेदों को डिकोड करेंगे और अंत में थ्योरी को सपोर्ट करने वाले और इसका विरोध करने वाले विद्वानों की लिस्ट पर नजर डालेंगे ताकि एग्जाम की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सिद्धांत का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है। एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल यहाँ सामने आता है। क्या सच में सिर्फ शब्द ही मायने रखते हैं या असली अर्थ उन शब्दों के पीछे की खामोशी में कहीं छिपा होता है? साहित्य के किसी भी स्टूडेंट के लिए ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो एक साधारण कविता और एक महान काव्य के बीच का असली अंतर साफ कर देता है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो बात 9वीं शताब्दी की है। आचार्य आनंदवर्धन ने अपने बहुत ही फेमस ग्रंथ ध्वन्यालोक में इस सिद्धांत की नींव रखी थी। उन्होंने ही सबसे पहले पूरी बेबाकी से ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया था। एग्जाम्स में ये एक ऐसा सीधा फैक्ट है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। अब एक बड़ी मजेदार बात देखिए, यह सिद्धांत रातों रात हवा में से नहीं टपका। इसका असली कनेक्शन ग्रामर के स्फोटवाद से है। अब यह स्फोटवाद क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही किसी शब्द का आखिरी अक्षर सुना जाता है, दिमाग में उसका अर्थ एक विस्फोट की तरह यानी एकदम से फूट पड़ता है, क्योंकि शब्दों का एक ब्लूप्रिंट मन में पहले से मौजूद होता है। इसी व्याकरण के बेस पर साहित्य का ये पूरा ध्वनि सिद्धांत खड़ा हुआ है। आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस सिद्धांत के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिफाइन करते हैं। इस पूरी थ्योरी के गेम को समझने के लिए 2 मुख्य शब्दों को समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ है वाच्यार्थ, यानी शब्दों का बिल्कुल सीधा अर्थ जो हमें अभिधा या लक्षणा से मिलता है, और इसके ठीक अपोजिट खड़ा है व्यंग्यार्थ, यानी वो गहरा, छिपा हुआ और चमत्कारिक अर्थ जो व्यंजना शक्ति से निकलकर आता है। ध्वनि सिद्धांत का पूरा फोकस इसी व्यंग्यार्थ के सुपीरियर होने पर है। वाच्यार्थ तो बस एक सीढ़ी है, असली मंजिल तो व्यंग्यार्थ ही है। आचार्य आनंदवर्धन ने इसे बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि वो खास तरह की कविता जहां शब्द और उसके साधारण अर्थ खुद को पीछे कर लेते हैं ताकि एक परम रहस्य या गहरा मैसेज सामने आ सके, वही उत्तम काव्य है। मतलब असली हीरो वो है जो छिपा हुआ है। इसके बाद मम्मट का पॉइंट ऑफ व्यू भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो कहते हैं कि जब छिपा हुआ अर्थ सीधे साधे अर्थ से ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर हो जाए तो विद्वान उसे ही ध्वनि कहते हैं। हो सकता है 9वीं सदी की ये थ्योरीज थोड़ी हैवी लग रही हों, तो चलिए इन्हें कुछ क्लासिक एनालॉजी से समझते हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि जिस तरह किसी इंसान की सुंदरता उसके शरीर के अलग-अलग अंगों से कहीं बढ़कर एक खास लावण्य या चाम में होती है, बिल्कुल वैसे ही वाच्यार्थ के पार एक चमत्कारिक अर्थ होता है। वहीं अभिनव गुप्त का उदाहरण तो और भी शानदार है। वो कहते हैं कि जैसे मंदिर की घंटी बजने के बाद जो एक मीठी सी गूंज हवा में देर तक रह जाती है ना, बस वही गूंज, वही जंकार असली ध्वनि है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस छिपे हुए अर्थ के होने या ना होने पर कविता को किन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पंडित राज जगन्नाथ जैसे दिग्गजों ने पोएट्री को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत काम की है। सबसे टॉप पर है उत्तम, यानी ध्वनि काव्य, जहां व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से कहीं बड़ा होता है। फिर आती है मध्यम कैटेगरी, जिसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। यहां वाच्यार्थ हावी रहता है और व्यंग्यार्थ थोड़ा दब जाता है। और सबसे नीचे है अवर या चित्रकाव्य। ये एक साधारण कविता है जहां कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं होता, जो लिखा है बस वही मतलब है। चलिए अब उस टॉप लेवल के ध्वनि काव्य को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक क्लासिक मास्टरपीस का एनालाइज करते हैं। यह दोहा तो यकीनन सबने सुना होगा, माली आवत देखी कलियनी करी पुकारी, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बारी। अगर इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ देखें तो यह है कि माली को आता देखकर कलियां आपस में बात कर रही हैं कि आज तो खिले हुए फूल तोड़ लिए गए, कल जब हम खिलेंगी तो हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है।
यहाँ माली और कलियों वाली बात तो पूरी तरह से सेकेंडरी है। जो प्राइमरी और गहरा व्यंग्यार्थ है वो है जीवन का सच, उसकी क्षणभंगुरता। यहाँ माली असल में काल या मृत्यु का सिंबल है। गहरा मैसेज ये है कि जो आज बूढ़े हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं, कल जब हम उस स्टेज पर होंगे तो हमारी भी बारी आएगी। क्योंकि यहाँ ये छिपा हुआ अर्थ सीधे अर्थ पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा है, इसलिए ये उत्तम कोटि के ध्वनि काव्य का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो एग्जाम्स में अक्सर थोड़े पसीने छुड़वा देता है, ध्वनि काव्य के उपभेद। पर हम इसे बिल्कुल आसानी से डिकोड करेंगे। इसका पहला मेन टाइप है अभिधा मूला, जिसे विवक्षित अन्य पर वाच्य भी कहा जाता है। नाम में ही अभिधा है, मतलब इसमें शाब्दिक अर्थ की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ एक पुल का काम करता है असली अर्थ तक पहुंचने के लिए। इसके दो हिस्से हैं। पहला है संलक्ष्य क्रम, जहां अर्थ धीरे धीरे समझ आता है, एक प्रोसेस की तरह। और दूसरा है असंलक्ष्य क्रम, जहां पोइट्री पढ़ते ही तुरंत अर्थ या इमोशन हिट करता है। इसमें क्रम का पता ही नहीं चलता, जैसे कोई वीर रस की कविता पढ़ते ही एकदम से जोश आ जाना। दूसरा टाइप है लक्षणा मूला ध्वनि, इसे अविवक्षित वाच्य भी कहते हैं। यहाँ सीधे साधे वाच्यार्थ की लगभग कोई जरूरत ही नहीं होती। इसके भी दो सब टाइप्स हैं। पहला अर्थांतर संक्रमित, जिसमें सीधा अर्थ अपना रूप बदल लेता है पर थोड़ा सा बचा रहता है, जैसे भगवान राम का वो डायलॉग जो मैं राम। तो यहाँ राम कहने का मतलब सिर्फ नाम से नहीं बल्कि एक पराक्रमी योद्धा होने से है। और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत, जहाँ शाब्दिक अर्थ को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसे परशुराम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण का व्यंग कसना, जहां सीधे अर्थ का कोई स्कोप ही नहीं है, सारा जोर सिर्फ ताने और छिपे हुए व्यंग्य पर है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी लेकिन सबसे हाई स्कोरिंग सेगमेंट पर आते हैं। इस सिद्धांत को सपोर्ट और अपोज करने वाले कौन कौन थे? एग्जाम्स में एमसीक्यूज के लिए इन नामों को याद रखना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सपोर्टर्स की लिस्ट में आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट और विश्वनाथ जैसे महारथी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ उन विद्वानों की लिस्ट है जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने से साफ इनकार कर दिया, जिनमें भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट और मुकुल भट्ट के नाम आते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, क्या रोजमर्रा की बातचीत सिर्फ सीधे शब्दों का लेन देन भर है, या फिर इंसानी रिश्ते आखिरकार उसी अनकही गूंज, उसी ध्वनि पर टिके हैं जो बिना कहे ही समझ ली जाती है? साहित्य आखिरकार हमें यही तो सिखाता है कि जो कहा गया है उससे कहीं ज्यादा वो मायने रखता है जो अनकहा रह गया। ज्ञान के शानदार यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।